Hello everyone, my name is Udit Pushkar and I am an IPS probationer selected in 2021. आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में हैं? Can you raise your hands? Maximum. और कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हैं? ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो सिंस आप अभी मतलब काफ़ी सारे जनता यहाँ पर स्कूल में है, तो पहली तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप अभी जम के खेलिए कूदिए। अभी क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं कि यूपीएससी वगैरह के बारे में इतनी चिंता? मतलब अभी काफ़ी टाइम है आपको उधर जाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो लोगों के मन में ये कॉमन सवाल आता है हर बच्चे के, इवन पेरेंट्स के भी, कि आईएएस बना कैसे जाता है, आईएएस आईपीएस बना कैसे जाता है, राइट? जोर से बोलिए कि आईपीएस और आईएएस बना कैसे जाता है। हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर साहब घूम रहे हैं, एसपी साहब घूम रहे हैं, तो सबके मन में यही आता है कि ये बनते कैसे हैं। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि मुझे ये आइडिया कैसे आया और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। सो बेसिकली मैं रहने वाला हूँ यूपी का और सहारनपुर में मेरा घर है और मैं वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद वही मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस में दिलाई और साइंस के बाद मैं जेई क्लियर किया, राइट? मैं जेई क्लियर किया और मुझे गाइडेंस मिला कि मैं जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढूं आईटी कानपुर में। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईटी कानपुर। सो मैं वहाँ गया और मैंने अपना मतलब जैसे जब मैं कर ही रहा था तो 4th ईयर में बेसिकली मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ भी एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो मुझे नहीं मालूम था हमेशा से। क्योंकि हमारे जो कॉलेज में वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे फोकस रहता था कि प्राइवेट में क्या हो रहा है, बैंक्स में जाना है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोर में जाना है, इलेक्ट्रिकल साइड जाना है, इस तरह का बात होती रहती थी। तो मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि यूपीएससी क्या होता है, ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है? बिकॉज आई नेवर रियली केयर्ड एक्चुअली। आई मीन जैसे आपके मन में आज भी किसी के मन में डाउट आता होगा कि मैं आईएएस आईपीएस कैसे बनूं, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा डाउट नहीं था। तो जब 4th ईयर में मैं आया तो एक बार हमारे कॉलेज में एक ऐसे ही सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पर हमारे कॉलेज के एक अलमनाई थे जो पहले हमारे कॉलेज में पढ़ चुके थे। वो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस वक्त। सीबीआई होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस की एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और ये दिल्ली में बैठती है। तो दैट पर्सन वाज एन आईपीएस ऑफिसर। तो उन्होंने आके हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये वो सब होता है। तो मेरा फिर इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे मुझे फिर इंटरेस्ट आया कि अच्छा ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा ये भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त तैयार नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम परस्यू करूँ। लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि अच्छा ओके दिस इज़ एन ऑप्शन। और फिर मैंने जब इसके बारे में और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। अब सिंस मतलब मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात पूछना चाहूँगा, कितनों को पता है कि यूनियन यूपीएससी के माध्यम से हम कहाँ कितनी सर्विसेज में जा सकते हैं? किसी को आइडिया है? कोई बताना चाहेगा? टोटल सर्विसेज कितनी होती हैं? वहाँ पे एक हाथ खड़ा है, कोई बताना है? जोर से बोलो यार। IRS, चलो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए, काफ़ी है मेरे लिए, इतना काफ़ी है। ऑल्दो इसके अंदर 21 से 22 सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी सिविल सर्विसेज होती हैं। कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसे IPS, IAS और IFS, फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। तो 3 जो है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी सब हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं।
तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जब इसके आप जब इसको सीरियसली कंसिडर करेंगे तो आप देखिएगा, इसको एक्सप्लोर करके पता चलेगा कि इसके अंदर ये सब भी होता है। तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो मैंने तो बस थोड़ा एक्सपोजर लिया था कि बैक ऑफ द माइंड में मेरा था कि ओके आई विल हैव टू यू नो आई सी माई सेल्फ मेकिंग अ करियर इन दिस फील्ड। सो but then I graduated from college and took up a private job where I have worked for 2 years. इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग में था मैं, मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग थी वो एक कंपनी विच वॉज रिलेटेड टू माई इलेक्ट्रिकल फील्ड, बट इट यूज टू कंसल्ट अदर बिग कंपनीज, स्टील एंड पावर। तो वहाँ पे भी काम किया, मतलब मैंने प्राइवेट का वो लिया, बट देन फिर मुझे एक लगा कि ओके ठीक है, लेट्स जस्ट यू नो रैप दिस अप एंड ट्राई फॉर दिस। और उसके करने के बाद फिर मैंने डेडिकेटली ट्राई करना शुरू करा। आई लेफ्ट माई जॉब एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। प्रिपरेशन के बारे में आप अगर मतलब आप जानना चाहेंगे तो मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि सिंस यहाँ पर अभी स्कूल की जनता, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल के बैठे हैं, तो मैं इतना प्रिपरेशन के बारे में अभी इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आपको वो ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। लेकिन मैं मोटे मोटे जो आपको कुछ गाइडलाइंस हैं, की पॉइंट्स हैं, वो ज़रूर दूँगा। तो मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद आई फेल्ड मेंस ट्वाइस, लेकिन मतलब उसमें अंदर स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2 बार प्रीलिम क्लियर किया, लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट थ्रू। सो दिस वाज माय स्टोरी, जो कि यहाँ तक है। 2021 में आई गॉट सिलेक्टेड। फिर उसके बाद हमारा एक फेज़ 1 ट्रेनिंग होता है IPS ऑफिसर्स का, जो कि हैदराबाद में होता है, लबासना। पहले मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर हैदराबाद में फेज़ 1 होता है, जहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो करंटली अभी मेरा रायगढ़ में चल रहा है। सो देयर आर फ्यू डाउट्स जो जैसे वहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि जैसे किसी ने पूछा था कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, हाउ डिड आई मैनेज माई टाइम। किसने पूछा है? कैन यू रेज हिज और हर हैंड? ओके, दिस पर्सन। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इट्स लाइक हर दिन एक अलग ही बैटल है वो। पर आई डू नॉट बिलीव इन द थ्योरी कि अगर कोई मुझसे ये बोले कि UPSC क्लियर करने के लिए, मतलब जैसे ओल्ड स्कूल वाले लोग बोलते हैं, जैसे मेरे फादर भी बोला करते थे कि IAS बनने के लिए तो तुमको 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, राइट? विच वॉज रॉन्ग, मतलब दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता है। कोई बंदा सस्टेनेबली 16 घंटे हर दिन नहीं पढ़ सकता। मतलब कुछ होते हैं सुपर ह्यूमंस, बट दैट्स नॉट दी, आई मीन वी कैन नॉट टेक दैट एज अ सेफ स्ट्रैटेजी। तो 16 घंटे वाला जो मिथ है वो भूल जाइए कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। क्वालिटी मैटर्स हियर ओवर क्वांटिटी, बिकॉज syllabus has evolved. We need more analytical part, application part is more required in UPSC than the rote learning part, which was earlier the case. Today this is not the case. So you have to really understand things and then apply to it in the exams. So उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब I mean 5 to 6 hours is enough, maybe you know, जैसे जिस तरह से भी होता है। मेरा टाइम टेबल ऐसे रहता था कि मैं सुबह आराम से उठता था, थोड़ा बहुत पार्क में जाता था, जॉगिंग वगैरह करता था। रनिंग हैज़ ऑलवेज बिन द पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, ऑलवेज। रनिंग करके आके आई यूज़ टू रीड माई न्यूज़पेपर, कोई भी नेशनल डेली वगैरह आप लगाइए, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये आप डेडिकेटेडली पढ़िए और उसके माइक्रो नोट्स भी बनाइए, जो रेलेवेंट न्यूज़ होती है, जो नेशनल न्यूज़ होती हैं, जो बेसिकली न्यूज़ विच मैटर, आई मीन नॉट द पॉलिटिकल न्यूज़। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल न्यूज़ मैटर नहीं करती, बट UPSC प्रिपरेशन में ये सब मैटर नहीं करता है। आपको कोर चीज़ें जाननी होती हैं कि इशू क्या है। अगर इशू जानेंगे तो उसके पीछे आपको लॉ पता चलेगा, उसके पीछे आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स पता चलेंगे, जो कि रियली इम्पोर्टेंट है।
Actually, we can take a separate session over, you know, how to read a newspaper only. You can find many sources on YouTube also, that how to read a newspaper, because it's everything under the sun is in the syllabus of UPSC, so you really have to filter it out again and again. So मेरा फिर वही रहता था कि न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर के आई यूज्ड टू मेक नोट्स. देन फिर मैंने सोचा था कि आई विल टेक 2 सब्जेक्ट्स. हर दिन मैं 2 पेपर को रीड करता था. जैसे यूपीएससी में भी GS 1, 2, 3, 4 है और मेरे ऑप्शनल है. तो GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 विच इज़ एथिक्स, एंड देन यू हैव दिस ऑप्शनल 1 पेपर, ऑप्शनल 2 पेपर. 2013 के बाद वही पैटर्न बदल गया. आप सबको पता होगा कि अभी एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है. जो मेरे केस में मैंने ज्योग्राफी लिया. यू मस्ट बी सरप्राइज कि इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट है, ज्योग्राफी क्यों लिया. तो उसकी एक सेपरेट स्टोरी है जो मैं कभी आपको शेयर करूँगा. बिकॉज आई वॉज एडवाइज्ड एंड आई टुक द एडवाइस विच लेटर टर्न्ड आउट टू बी नॉट इन माई फेवर, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो वही ये था कि मैं 2 सब्जेक्ट ले गया करता था. GS 1 ले लिया या GS 3 ले लिया, मतलब इकोनॉमी ले लिया और हिस्ट्री ले लिया. कभी यू नो मेक अ शेड्यूल कि कभी ऑप्शनल ले लिया, कभी GS 2 ले लिया. तो इस तरह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यू विल फाइंड कि आपको टाइम नहीं मिलेगा करने का, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है. तो यू हैव टू बैलेंस, मतलब जगल. यही टाइम मैनेजमेंट की है इसका. मतलब अगर जिसने वो कर लिया वो बेसिकली विनर होता है इसमें. क्योंकि पढ़ने के लिए इतनी 100 चीज़ें रहेंगी, 100 के 1000 चीज़ें रहेंगी जो आप कभी कवर नहीं कर सकते. सो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट इट. यू हैव टू फिल्टर इट आउट, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए. तो इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहता है वो. सो शेड्यूल में यही था मेरे. बाकी मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया करता था. जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. थ्रू आउट मैं स्पोर्ट्स खेलता रहता था. मतलब टेनिस का शौक है मुझे, बैडमिंटन का शौक है मुझे, टेबल टेनिस का शौक है मुझे, एनी रैकेट गेम्स. अगर आप में से भी कोई बहुत अच्छा रैकेट गेम्स खेलता होगा तो आई वुड इनवाइट यू टू प्ले विद मी कभी कहीं पे. तो मैं तो इस तरह से थी, मेरी लाइफ चलती रहती थी. और मेंस में मैं 2 बार फेल हुआ, लेकिन फिर यू नो आई केम बैक विद अ स्ट्रैटेजी. ओके अब क्या गलती थी क्या नहीं था. कभी ऐसे में कम मार्क्स आ गए, कभी ज्योग्राफी के सेकेंड पेपर में कम मार्क्स आ गए. सो यू हैव टू इम्प्रूव. हर बार तुमको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये हुआ तो ये है, अगर ये हुआ तो ये है. तो फीडबैक मिला और उसके अकॉर्डिंग तुमने काम किया. तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. आइडियली मतलब आई होप दैट एनी ऑफ यू हु इज़ अटेम्प्टिंग, यू नो, आई होप दैट यू क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. बट नहीं होता है तो इस तरह से ही होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या गलती की और वो उसके फिर काम करना पड़ता है. और सो बस यही स्टोरी थी मेरी. यही स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. और मतलब जो की टेक अवे है यूपीएससी का, जो बेसिकली टू प्रिंसिपल्स दैट आई कंसीडर यूपीएससी में वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो दो चीज़ें लगातार करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज डिसिप्लिन. यू हैव टू बी रियली डिसिप्लिन्ड. ठीक है, एक शेड्यूल बनाना, उस पर स्टिक करना. ये लगता है कि 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, लेकिन सस्टेनेबली उसको ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स करना ये डिफ़िकल्ट होता है. ये आप भी रियलाइज़ करेंगे. तो एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए चीज़ें करते रहने का, और कंसिस्टेंसी. दूसरा है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस. परसिस्टेंस इसके अंदर बहुत रिक्वायर्ड है. रिपीटेटिवली आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा. आपको मन नहीं करेगा बार बार पढ़ने का. आप बोलेंगे कि पढ़ चुका हूँ यार, फिर से कितनी बार पढ़ूँ. लेकिन फिर भी आप कम मार्क्स आएंगे तो आप सोचेंगे कि ठीक है, जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो कुछ नया रिवील होगा, नया पता चलेगा. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो दो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दैट आई थिंक इन माई ओपिनियन आर द 2 की इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर clearing any competitive examination and particularly the UPSC civil service examination. इसी के साथ मैं बेसिकली अपना ये जो इसको एंड कंक्लूड करना चाहूँगा. और बेसिकली एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व हैं वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं.
मैं बचपन से आई हैव ऑलवेज बिन अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। मैं क्लास 5th से मुझे एक स्पोर्ट मिल गया था और उसने मेरी लाइफ को बहुत मीनिंग दिया। आई वुड अर्ज द पेरेंट्स ऑल्सो, द टीचर्स ऑल्सो, दैट स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। आप माने या ना माने, ये एक्चुअली में आपको काफ़ी हेल्प करता है। मतलब ये कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, फॉर एग्जांपल यू नो दिस टेम्परामेंट, दिस स्पोर्ट्समैनशिप, चीज़ें अलग तरीके से देखने की, वर्किंग अंडर प्रेशर, क्राइसिस सिचुएशन सॉल्व करना, मतलब यू नो प्रेशर के अंदर क्रम्बल ना होना, ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स सिखाता है कंपेटिटिवली अगर आप खेलेंगे तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट्स से भी, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, पिक अ स्पोर्ट, ओके। It will keep you physically healthy, it will keep you mentally very healthy. You will have so much clarity of thoughts, you will have you know little or no stress, and you will you will cope up with everything that's going on in your life. तो pick a sport, एक ना एक चीज़ ज़रूर खेलिए, कुछ भी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए, जो भी खेलना है खेलिए, बट ज़रूर खेलिए, ठीक है। So thank you, this is from me. Thank you very much for giving me a patient hearing. And